आईपीएस राजीव शर्मा बने हैं राजस्थान के नए डीजीपी राजीव शर्मा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। बता दें कि पीएचक्यू पहुंचने पर राजीव शर्मा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुलिस मुख्यालय में पदभार ग्रहण किया है। आईपीएस ऑफिसर से मिले हैं डीजीपी राजीव शर्मा। 2 साल के लिए राजीव शर्मा की नियुक्ति हुई है। 1990 बैच के राजस्थान कैडर के सबसे वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर है राजीव शर्मा। राजीव शर्मा ने कहा कि मैं पूरे संकल्प के साथ अपना काम करूंगा। राजस्थान पुलिस की प्राथमिकता को आगे बढ़ाया जाएगा। पूरी ईमानदारी से प्रदेश की जनता की सेवा करूंगा। जिम्मेदारी और सम्मान की भावना के साथ मुझे आज पुलिस महानिदेशक पद का दायित्व ग्रहण करने का अवसर मिला है। तो मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि इसको पूरी ईमानदारी, समर्पण और पूरे संकल्प के साथ राजस्थान की जनता की सेवा का जो अवसर मिला है उसको मैं जितना मैं कर सकता हूं अपनी सामर्थ्य से अधिक करने का प्रयास करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार ने जो विश्वास दिखाया है उस पर खरा उतरने के लिए जो भी हमें कार्य करना है उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और ये प्रयास रहेगा कि जो भी निर्णय हम लें वो सामाजिक रूप से वांछनीय, तकनीकी रूप से व्यवहार्य और प्रशासनिक रूप से करने योग्य हों और न्यायिक रूप से ठोस हों और भरोसेमंद रहें। राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा और लगातार आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा पुलिस बल राजस्थान जिसकी बहुत गौरवशाली परंपरा है उसको और आगे बढ़ाना मेरा प्रयास होगा, जिससे अपराधियों में डर और आम नागरिक और कानून का पालन करने वालों में विश्वास और सम्मान पुलिस बल के प्रति बना रहे और ऐसी पुलिस सेवा हम दे सकें जिसमें हर नागरिक की सेवा करने के लिए सुलभ, कुशल और प्रतिबद्ध हमारा प्रत्येक पुलिसकर्मी हो और नागरिकों के समर्थन और सहयोग से और हमारे पुलिसकर्मियों की मेहनत से हम राजस्थान को आधुनिक नागरिक केंद्रित पुलिसिंग के लिए एक पूरे देश में एक मॉडल राज्य बनाने की प्रयास है। राजस्थान हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। सूचना सहायक भर्ती 2023 पर रोक जो लगी हुई थी उसको हटा दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने की अनुमति दे दी है। जस्टिस सुदेश बंसल की कलपीठ ने आदेश दिए हैं। अक्टूबर 2024 में हाईकोर्ट ने लगाई थी भर्ती पर रोक। प्रदेश के 5 जिलों के सीएमएचओ को विभाग का नोटिस दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक रवि शर्मा ने जारी किए हैं नोटिस। अजमेर, बाड़मेर, कोटा, बीकानेर और प्रतापगढ़ सीएमएचओ को नोटिस दिए गए हैं। विभाग से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने पर नोटिस दिए गए हैं। 2 से 4 जून तक आयोजित हुआ था राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम में शामिल होना था। पूर्व में जारी पत्र के बावजूद 5 जिलों के सीएमएचओ नहीं आए ट्रेनिंग में, जबकि जिलों में कार्यक्रम के नोडल अधिकारी होते हैं सीएमएचओ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पर्यावरण बचाने को लेकर बड़ा संकल्प। हरियाणा और राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान के तहत पौधारोपण अभियान जारी है। अभियान के तहत इस मॉनसून में प्रदेश में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 54,900 से अधिक स्थानों पर लगाए गए हैं 50.87 लाख से ज्यादा पौधे। पिछले साल लगाए गए थे रिकॉर्ड 7 करोड़ 35 लाख पौधे। हरियाणा और राजस्थान अभियान के तहत 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। हर पौधे की निगरानी के लिए हरियाणा और राजस्थान मोबाइल ऐप एक पेड़ मां के नाम अभियान को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मातृ वन बना जन आंदोलन का प्रतीक। हर जिले में बनेंगे स्मृति वनों की तर्ज पर मातृ वन। वहीं 7 अगस्त 2024 को हरियाणा और तीज पर एक दिन में
लगाए गए थे 1 करोड़ से अधिक पौधे। मुख्यमंत्री ने जयपुर के गाहोता में किया था हरियालो राजस्थान अभियान का शुभारंभ। प्रदेश को मिला वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से प्रमाण पत्र। इस साल अब तक विभिन्न विभागों द्वारा कुल 50 लाख से अधिक पौधारोपण किया गया। जयपुर से खबर है, जहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर वित्तीय अनियमितता, विश्वविद्यालय के वित्तीय नियंत्रक ने इस संबंध में रजिस्ट्रार को पत्र भेजा है। पद के दुरुपयोग और एसआई सर्विस नामक फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है। फर्म के माध्यम से भूतपूर्व सैनिक को नियुक्ति दी गई है, जबकि इस फर्म से किसी प्रकार का वैध अनुबंध नहीं है। तत्कालीन कुल सचिव ने भी उजागर किया था भ्रष्टाचार। बयाना से जानकारी है, रूवास विधानसभा क्षेत्र की विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न जनहितकारी मांगों और आवश्यक विकास कार्यों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। डॉक्टर बनावत ने मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्र में सड़कों के सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, पेयजल आपूर्ति, शिक्षा संसाधनों की मजबूती और अधूरे पड़े विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने जैसी कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने सभी विषयों को गंभीरता से सुनते हुए सकारात्मक रुख दिखाया और प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जन कल्याण को सर्वोपरि मानते हुए प्रत्येक क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना ने पार्टी की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। इस कार्यकारिणी और प्रदेश में पार्टी का जनाधार बढ़ाने की रणनीति बन रही है। 11 जुलाई को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का राजस्थान में कार्यक्रम भी है। तो वहीं इसी को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना से एक्सक्लूसिव बातचीत की है सच पे धड़क के पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने। आप सुनिए। आरएलडी पार्टी भी अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना ने आज अपनी नई कार्यकारिणी का गठन किया है। इसके साथ ही प्रदेश से और जुड़े कई पहलुओं पर उनसे बात करेंगे। मेरे साथ जोगिंदर सिंह अवाना है, उनसे बात करते हैं। अवाना जी, अक्सर ये चर्चा तो होती है राजस्थान को लेकर, कई बार इससे पहले भी की, क्योंकि यहाँ बीजेपी कांग्रेस का एक रूटीन रहा है, लेकिन कुछ लोग इस तरह की आवाज उठाते हैं कि जब दोनों ही दलों से कोई संतुष्ट नहीं है तो आखिर कहाँ जाए। तो एक तीसरे फ्रंट की दरकार राजस्थान में शुरू से रही है, तो क्या उम्मीद हम आरएलडी से कर सकते हैं इस विषय पर? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत विस्तार से चर्चा करने का एक प्रयास किया और मैं बहुत विस्तार से ही बताना चाहता हूं। देखिए, आरएलडी के बारे में मैं बता दूं कि आरएलडी राजस्थान प्रदेश में कोई कमजोर पार्टी नहीं रही। एक समय ऐसा रहा जब आरएलडी के 35-36 एमएलए थे और 7-8 लगभग मंत्री थे। तो ये चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी है, उसके बाद चौधरी अजीत सिंह, आज हमारे नेता जयंत चौधरी जी हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो मजबूती के साथ में वो प्रयास कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में हम पार्टी को कैसे खड़ी कर सकें। उसी कड़ी में आज हमने प्रदेश की जो कार्यकारिणी है उसकी घोषणा की है। लगभग 39 चेहरे लिए हैं और अच्छे चेहरे हैं, सारे मेहनती चेहरे हैं। वो लोग हैं जो रात दिन सड़क पे लड़ते हैं, मजबूती के साथ में पार्टी को खड़ा करने का काम कर रहे हैं, उनको हमने लिया है। तो 5 वाइस प्रेसिडेंट हमने बनाए हैं लगभग, और 14 के आसपास हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं और 20 के आसपास हमारे सचिव हैं। तो ये एक मजबूत टीम है। पूरे प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से हमने साथियों को बनाया है। और आगामी 11 जुलाई का जो हमारा प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिस सम्मेलन में हमारे पार्टी के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने कमेटी का ये शीघ्र आज घोषणा की है। जुड़े एक सवाल है मेरा, आपने पंचायत राज का जिक्र किया, निकाय चुनाव का जिक्र किया है, क्योंकि वन स्टेट वन इलेक्शन की यहाँ तैयारी हो रही है, इसलिए पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन का काम भी चल रहा है। एक बात, दूसरा आपने कहा कि आप अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, तो चूंकि आपकी पार्टी एनडीए में है तो यहाँ उसमें कोई टकराव की स्थिति तो नहीं बनेगी? वो चीज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज मुझे जो जिम्मेदारी दी है पूरे प्रदेश के अध्यक्ष की दी है, और अध्यक्ष के साथ साथ ये दी है कि मैं पूरे प्रदेश के अंदर संगठन को तैयार करूं। जो सुझाव कार्यकर्ता साथियों का है वो मैंने आपको बताया कि वो सब चाहते हैं कि हम अपने सिंबल पे लड़ें। और जहां तक गठबंधन की बात है, हमारा एनडीए के साथ में केंद्र में गठबंधन है। हमारे नेता जयंत चौधरी जी वहां मंत्री हैं, यूपी में हैं। राजस्थान के गठबंधन जैसी कोई अभी हमें कोई चीज की जानकारी नहीं दी है,
और जैसा होगा हम आगे आपको अवगत कराएंगे। लेकिन वन इलेक्शन का एक विषय, बड़ा विषय है, क्योंकि ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। यहाँ भी वन स्टेट की लगभग जो वन स्टेट और वन इलेक्शन उस पर काम भी चल रहा है। आप कितने इसके पक्ष में हैं और क्या मानते हैं इससे सुधार होगा अपनी निकाय में, पंचायत में? देखिए, अब इसका तो हमारे नेता जयंत चौधरी जी ने समर्थन किया है, पहले दिन ही जिस दिन घोषणा हुई उसी दिन किया है। तो समझते हैं कि जो पार्टी की लाइन है उस पर कायम है, हम लोग समर्थन में हैं बिल्कुल। और अच्छी बात है, जिस तरह का जो निर्णय जो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, जिसमें हमारे मंत्री जयंत चौधरी जी हैं, उन्होंने जो लिया है, मैं समझता हूं कि हम समर्थन उसका करते हैं। एक अभी कुछ समय पहले गुर्जर आरक्षण का ही लंबा इतिहास रहा है राजस्थान की धरती पर, और पूरे देश ने उसको देखा। लंबे संघर्ष के बाद, शहादत के बाद आरक्षण मिला एमबीसी में, लेकिन कुछ कमियां अभी लगातार बनी हुई है। इस दौरान भी एक बार फिर प्रयास किया गया। सरकार ने कमेटी बनाई 3 मंत्रियों की, जिसमें जोगाराम पटेल, अविनाश गहलोत और जवाहर सिंह मेड़म को शामिल किया गया। कल उसकी मीटिंग भी हुई थी। तो क्या लगता है कि अवाना जी, आप भी उस समाज से आते हैं, इतने संघर्ष के बाद अगर गुर्जर समाज को आरक्षण मिला, तो जो मांगे हैं उसमें इतनी देरी क्यों, वो क्यों समय पूरी नहीं हो पा रही है? इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। पिछले दिनों जिस तरह हमारे 73-74 लोग शहीद हुए गुर्जर आंदोलन में, और मुझे दुख इस बात का भी है कि जिस सरकार में वो मतलब उनकी जान गई, उस सरकार ने आंदोलन के बाद भी कुछ ऐसा दिया नहीं। लेकिन मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं पूर्व की जो कांग्रेस की सरकार रही कि उन्होंने 1% और 4%, 5% का आरक्षण दिया। लेकिन एक बार फिर सुगबुगाहट आजकल आरक्षण को लेके है। पिछले दिनों जिस तरह गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के साथ ही हमारे आंदोलन जो पीछे किया उसको लेके, और सरकार ने उसको बड़ा गंभीरता से लिया। गंभीरता से लेने के बाद में 3 लोगों की, मंत्रियों की हमारी जो कमेटी बनी है प्रदेश के अंदर, मतलब कल जैसे मीटिंग भी उसकी हो गई है। मैं तो यही मांग करता हूं, क्योंकि आज राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी है। तो जहां तक मांग की बात है, मैं समझता हूं कि कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं आनी चाहिए और इसको अति शीघ्र उनको इसको हल निकालना चाहिए। ये थे जोगिंदर सिंह अवाना, जिनका कहना है कि आगामी पंचायती और निकाय चुनाव आरएलडी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने भरतपुर में जाट आरक्षण का समर्थन किया और समर्थन किया है गुर्जर समाज की मांगों का। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश में सहायक आचार्य संस्कृत शिक्षा भर्ती 2024 पर लगी रोक को हटा दिया है। हाईकोर्ट ने आरपीएससी को पुराने नियम के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दे दिए हैं। यह आदेश मुख्य जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस सीपी श्रीमालिक की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं मनोज कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य भर्ती 2024 पर 2 अप्रैल 2025 को लगाई गई रोक को हटा दिया है। मामले में आरपीएससी ने लिखित परीक्षा के बाद नियम बदलकर साक्षात्कार के लिए पात्रता में बदलाव किया था, जहां 25 फरवरी 2025 को नियमों में बदलाव करते हुए हर प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36% अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पात्र मान लिया था, जबकि पूर्व में यह 40% का नियम था। हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद 2 फरवरी 2025 को संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए भर्ती के लिए होने वाले साक्षात्कार पर अंतरिम रोक लगा दी थी। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने नेहरू सहकार भवन में सहकारिता का सफर अतीत से वर्तमान तक विषय पर आयोजित प्रदर्शनी का फीता काट का शुभारंभ किया है। प्रदर्शनी का अवलोकन कर प्रदर्शित प्रदर्शनी की सराहना की गई। प्रदर्शनी में सहकारी आंदोलन के अब तक के सफर को आकर्षक रूप से विस्तार से प्रदर्शित किया गया है। प्राचीन भारतीय लोकाचार में सहकारिता के बीच विश्व में सहकारी आंदोलन का शुभारंभ, भारत में सहकारी आंदोलन का शुभारंभ, राजस्थान में सहकारी आंदोलन का शुभारंभ को दर्शाया गया। सहकारी आंदोलन की यात्रा को भी दिखाया गया। सहकारी संस्थाओं द्वारा स्टॉल्स पर उत्पाद प्रदर्शित किए गए। खबर झुंझुनू से है, जहां मानवाधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर बालकृष्ण गोयल ने अपने 2 दिवसीय दौरे और निरीक्षण कार्यक्रम के बाद अधिकारियों की कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग की मौजूदगी में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए उन्होंने इस वर्ष की थीम सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिकों के बारे में बताते हुए कहा है कि बहुजन अपने बच्चों व रिश्तेदारों से आवश्यक होने पर भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। कि आज सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, तो उसमें विस्तृत रूप से मानवाधिकारों को लेकर हमारी बात हुई।
मानवाधिकार आयोग जो है किस प्रकार से काम कर रहा है, इसकी विस्तृत जानकारी सभी अधिकारियों को देने की कोशिश की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की क्या मंशा है और क्यों हम ग्राउंड जीरो पे आके इस तरह के औचक निरीक्षण करते हैं, ये भी अधिकारियों को बताया गया। साथ में उनको हिदायत दी गई है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में मानव अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कार्यों को आगे बढ़ाएं। किसी भी प्रकार का मानव अधिकारों का हनन जो है वो। झुंझुनू में पहली बार पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों ने कार्य बंद करने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद झुंझुनू जिले में करीब 100 भवनों का निर्माण कार्य तथा 300 के करीब सड़कों का कार्य पूरी तरह से बंद होगा। ठेकेदार मोहर सिंह सलाना ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से टेंडर बहिष्कार पूरे प्रदेश में चल रहा है, लेकिन झुंझुनू में क्वालिटी कंट्रोल में पदस्थापित इंजीनियर्स और टेक्नीशियनों ने भ्रष्टाचार फैला रखा है। बता दें कि पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर सभी ठेकेदार पिछले 8 दिनों से धरना कर रहे हैं। पर तो हमारा 5 तारीख से वो चल रहा है टेंडर बहिष्कार, और हमने प्रदेश स्तर पर निर्णय लिया है 15 तारीख से टेंडर का। जो जिले का झुंझुनू जिले की में जो समस्याएं स्थानीय स्तर पर है, वो क्वालिटी कंट्रोल का जो एक्शन है, आईएन है, टेक्नीशियन कर्मचारी है, उन्होंने बिल्कुल परेशान कर रखा है। प्रताड़ित करते हैं ठेकेदारों को और जान पूछ के, और वो जयपुर तक का खर्चा मांगते हैं। इतना भ्रष्टाचार फैला दिया है। कोटा शहर में नागरिक परिवहन व्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली सिटी बसें अब कबाड़ में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। शहर की सड़कों पर दौड़ती ये बसें न सिर्फ जर्जर हो चुकी हैं, बल्कि उनमें लगे पुर्जे भी लगातार गायब हो रहे हैं। हालत ये हो गई है कि एक बस के खराब पुर्जे निकालकर दूसरी बसों में लगाए जा रहे हैं, जिससे खड़ी नई बसें भी बेकार होती हुई दिखाई दे रही हैं। कोटा नगर निगम ने यह बस सेवा एक निजी ठेकेदार फर्म को दी थी। पूरा जो बस रिपेयर का जो काम है संवेदक का ही है संपूर्ण, उसको निगम से किसी प्रकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। और एट प्रेजेंट 27 गाड़ियां ऑन रोड है। अब उसमें अगर उसकी जीपीएस रिपोर्ट चेक करेंगे, अगर कुछ कम चल रही है तो उसकी नियमानुसार पेनल्टी जो भी बनेगी वो काटी जाएगी। और जो पार्ट्स का मामला है जो आपने संज्ञान में लाया है, मैं चेक करके इस काम को दुरुस्त करें। जो गाड़ियां दौड़ रही है उनमें कहीं ना कहीं प्रदूषण को देखते हुए प्रदूषण का हमने करा रखा है, परंतु गाड़ियों में से काला धुआं छोड़ते। चलो मैं वो भी चेक कराता हूँ, किस जो इंश्योरेंस है और उसका प्रदूषण का सर्टिफिकेट है। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा बस स्टैंड पर 1 जुलाई को दिन दहाड़े सरकारी स्कूल की टीचर की तलवार से हत्या कर दी गई थी। इस सनसनी वारदात के बाद अब आरोपी महिपाल द्वारा हत्या से पहले बनाए गए 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पुलिस ने भी इन वीडियो को जांच में शामिल कर लिया है। 41 सेकंड और 2 मिनट 13 सेकंड के इन वीडियो में महिपाल खुद हत्या की योजना बनाते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है। खबर टोंक से है, जहां पर राजमहल गांव में युवक की मौत के बाद बवाल मच गया है। समझाइश के दौरान मौके पर माहौल बिगड़ा। मौके से पुलिसकर्मी जान बचाकर भागे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों को मौके से भगाया। एसपी कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। दूनी पुलिस पर बजरी माफियाओं से मिलीभगत के आरोप लगे हैं। पुलिसकर्मियों पर माफियाओं से वसूली के आरोप लग रहे हैं। बारिश के मौसम में मच्छरों और उनसे फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है, लेकिन डीडवाना जिले में इस बार इस समस्या से निपटने के लिए एक अभिनव पहल की गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के नेतृत्व में जिले में पहली बार एंटी लार्वा तकनीक को अपनाया गया, जो पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक प्रभावशाली मानी जा रही है। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र मीणा सहित अन्य संबंधित अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के कार्मिक मौजूद रहे। हमारे कलेक्टर साहब ने नौचार में थोड़ा सा चेंज किया है। हमने एक लकड़ी के बुरादे को सूती कपड़े में बांधकर और बर्न ऑयल में भिगोकर रात भर रखा, और उसको जहाँ गंदा पानी एकत्रित है वहाँ पर उन बॉल्स को हमने फेंक दिया, जिससे कि पूरे तालाब में लहर बन जाए। पहले हम क्या कि किनारे पे डालते थे तो वो किनारे पे लहर बनती थी। देखिए, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार मेडिकल विभाग ने डीडवाना जिले में जो मच्छर जनित बीमारियाँ होती है उनकी पूर्व रोकथाम के लिए
जो भी जहाँ पानी का भराव होता है उसमें एंटी लार्वा एक बॉल डाली जाती है जिसमें लकड़ी का बुरादा होता है, और जो बर्न ऑयल होता है उसको पहले 12 घंटे तक उसको भिगोया जाता है। भिगोने के पश्चात जयपुर के जमवारामगढ़ से खबर है, जहां ग्राम पंचायत कोलीवाड़ा जोगियों की ढाड़ी में टूटा है मुसीबतों का पहाड़। स्थानीय खातेदार ने कांटे लगाकर ढाड़ी में आने जाने के रास्ते को बंद कर दिया है। अपने ही घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं लोग। 2 दिन से बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। खाने पीने की चीजों का इंतजार करने में भी समस्या हो रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है। परिवहन अधिकारियों पर एक बस संचालक से मिलीभगत कर अवैध परमिट से बस चलाने के आरोप लगे हुए हैं। जहां लोक परिवहन बस संचालकों ने हनुमानगढ़ के जिला परिवहन कार्यालय पर धरना लगाया। लोक परिवहन बस संचालकों का आरोप है कि बीकानेर से एक बस को ग्रामीण रूट का परमिट जारी किया गया और यह बस अधिकारियों की मिलीभगत से राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रही है और शिकायत के बावजूद भी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज हम यहाँ सभी राजस्थान लोक परिवहन सेवा जो हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ रूट पर चलती है, इस विषय पर बैठे हैं। भी एक अवैध गाड़ी जिसका परमिट ग्रामीण परमिट अवैध रूप से आरटीओ बीकानेर ने जारी कर दिया है और ये परमिट RJ 13 PA 9422 गाड़ी है जो परमिट ग्रामीण का है, राष्ट्रीय नेशनल हाईवे का नहीं है, जिसकी वजह से हमारी बसों को बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। हमारी राजस्थान लोक परिवहन सेवा लगभग 40,000 रुपये पर मंथ का टैक्स गवर्नमेंट को पे करती है। और भीलवाड़ा के सवाईपुर कस्बे सहित जिला मुख्यालय में बारिश के बाद जनजीवन प्रभावित हो गया। बता दें कि बारिश के चलते क्षेत्र के नदी नालों में पानी की आवक हुई है। कोठारी व बनास नदी उफान पर है, जिसके चलते दर्जनों गांवों का संपर्क कट गया। वहीं सालरिया गांव के पास कोठारी नदी की पुलिया का कुछ हिस्सा पानी के साथ बह गया। चूरू जिला मुख्यालय पर एसपी ऑफिस में स्वामी समाज महासभा के पदाधिकारियों ने छापर थाने में हत्या के मामले में BNS धारा के तहत मामले में निष्पक्ष उच्च अधिकारियों से जांच करवाने की मांग को लेकर चूरू एसपी को ज्ञापन सौंपा है। अखिल राजस्थान पुजारी महासभा के अध्यक्ष जगदीश धनावंशी ने बताया कि दयाराम स्वामी पुत्र बजरंगदास स्वामी निवासी वल्यूवास रामपुरा वन विभाग छापर में केटल गार्ड के पद पर कार्यरत था, जिसकी 12 जून को मध्यरात्रि के समय ड्यूटी के दौरान रामपुरा चौकी पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई। छापर वन विभाग में नौकरी करता था। वहीं रात को 12 तारीख को उसकी हत्या कर दी गई। तो उस बाद में हम छापर गए, वो सांडवा का जो डिप्टी साहब हैं वो छापर में लगते हैं, उससे मिले। आज करीब 1 महीना हो गया लगभग, और आज तक उस मर्डर का पुलिस ने कोई पता नहीं लिया, लता पता ही नहीं है। छापर वन विभाग में नौकरी करता था। वहीं रात को 12 तारीख को उसकी हत्या कर दी गई। टोंक के देवली में बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई। राजमहल निवासी 25 वर्षीय पप्पू कुमार गुर्जर की हत्या हुई है। बजरी माफिया ईश्वर मीणा पर हत्या के आरोप लगे हैं। ईश्वर मीणा ने पप्पू को घर पर जाकर जान से मारने की धमकी दी थी। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि धौलपुर जिले के सैपो उपखंड की नून हेरा ग्राम पंचायत के ढाड़ियों में आज भी लोगों के लिए पार्वती नदी पार करना किसी चुनौती से कम नहीं है। तसीमो कस्बे में पढ़ाई के लिए जाने वाले स्कूली बच्चों को कई किलोमीटर लंबा रास्ता बचाने के लिए महज 1 किलोमीटर की नदी पार करनी पड़ती है, लेकिन यह रास्ता उनकी जान जोखिम में डाल देता है। गांव के बच्चे रोजाना नदी के गहरे पानी को पार करने के लिए ट्यूब पर चारपाई बांधकर बने खटोले का सहारा लेते हैं। कौन सी क्लास में? 10th क्लास। तो इस रास्ते से कैसे जाते हो आप लोग? कटोला से। तो फिर स्कूल से लौटते समय भी? हाँ। तो परेशानी नहीं होती आपको?
हाँ होती है। क्या परेशानी होती है? निकलने में डर लगता है बहुत, और परेशान होते हैं इससे निकलने में। कहाँ पढ़ती हो? 10वीं में। किस क्लास में? 10th में। क्या समस्या है आपकी, बताओ। ये गाँव नदी है, नदी से फिर। हाँ, फिर नदी को रोजाना पार करना पड़ता है? हाँ। काहे से पार करती हो? खटोला से। तो इससे कोई खतरा नहीं रहता क्या? हाँ। बताएं, अपनी समस्या बताएं, क्या बात है? इतने और वित्ते आने में परेशानी होती है। कोई भी धौलपुर में 3 युवकों ने 16 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने नाबालिग को रात भर बंधक बनाया। परिजनों के पहुंचने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। नाबालिग के पिता ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। मामला कोलारी थाना क्षेत्र का है। मामले की जांच कर रहे सीओ अनूप कुमार ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है। पिता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। टोंक से खबर है, दूनी थाना क्षेत्र के राजमहल गांव में युवक की मौत के बाद बवाल खड़ा हो गया। अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने युवक को कुचला है। मृतक के परिजनों सहित सैकड़ों ग्रामीण ने प्रदर्शन किया। मौके पर देवली सर्किल के सभी थाने का जाब्ता तैनात किया गया है। और श्रीगंगानगर के पदमपुर में बीज बायला उप तहसील पर पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। बीज बायला के वार्ड नंबर 7, 8 और 4 के लोगों ने पानी की सप्लाई नहीं होने का आरोप लगाया। ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन के बाद पीएचईडी के जेईएन परमवीर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। रेगुलेशन में पानी ढंग से मिल नहीं रहा था। पिछली बार नहर रोड की अभी सप्लाई थी जो हमारे पानी थी, उसमें क्या है खाड़ा टूट गया था, उसकी वजह से हमें पानी नहीं मिला। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलेशन में लेके पानी 2-2 दिन छोड़ के 1 दिन पानी दिया जाए, और वो दिया भी जा रहा है मेरी तरफ से। आज सेकेंड एसआर से पानी चल रहा है। कल इनकी बारी थी, वो पानी चल रहा है और लाइट की वजह से कुछ इशू आ रहा है, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत चल रही है। कभी लाइट चली जाती है तो हमारा जो सिस्टम है वो लाइट पर डिपेंडेंट है, उसकी वजह से क्या है कि कभी लाइट चली जाती है तो सप्लाई बीच में रह जाती है। कल इनकी सप्लाई हुई है, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा हुई है। अब इनको पता नहीं है कि भाई किस टाइम चली किस टाइम नहीं चली। फिर भी हम कोशिश है कि आज इनकी एक बार देखें जो इनकी एक सप्लाई की कोई दिक्कत आई है इनको निम्न वर्ग के। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने आज जंक्शन थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी साझा की है। बताया है कि गिरोह में दर्जनों फर्जी बैंक अकाउंट खोलकर करोड़ों रुपए का साइबर फ्रॉड किया गया है। जंक्शन थाना के द्वारा एक मुखबिर की सूचना पर साइबर अपराध के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 व्यक्ति जिनके नाम शिवचरण और शुभम शर्मा हैं, इन दोनों को डिटेन करके और इनसे कुछ जब्तियां की गई। बेसिकली इसमें जो जब्ती हुई है वो 20 मोबाइल, जिसमें 40 सिमें, और वो 40 सिमें 40 अकाउंट से जुड़ी हुई हैं, 4 LED, कुछ पासबुक, बैंक पासबुक और कुछ ATM। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी ACTO को किया गया है निलंबित। शपथ पत्र पर आई शिकायतों के आधार पर ये कार्रवाई हुई है। डीग में कार्यरत ACTO विद्यासागर शर्मा को निलंबित किया गया। विद्यासागर शर्मा को राजकार्य में घोर लापरवाही का दोषी पाया गया है। विभाग की छवि बिगाड़ने और करदाताओं को परेशान करने के आरोप लगे हैं। निलंबन काल में उपायुक्त प्रशासन संभाग प्रथम जोधपुर रहेगा मुख्यालय। किसी फर्म के पंजीयन को रद्द किए जाने के मामले में शर्मा पर आरोप लगे थे। शिकायतकर्ता ने लगाए विद्यासागर शर्मा पर गंभीर आरोप। तो राजीव शर्मा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री निवास पर, शिष्टाचार भेंट हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जयपुर से। राजस्थान के नए डीजीपी राजीव शर्मा मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट कर रहे हैं। बता दें कि नए डीजीपी राजीव शर्मा CMR पहुंचे हैं, जहां पर वह मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से शिष्टाचार मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास पर ये भेंट हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नवनियुक्त डीजीपी राजीव शर्मा CMR पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मुलाकात की है। शिष्टाचार ये मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री निवास पर भेंट हुई है। बता दें कि आज ही राजीव शर्मा ने डीजीपी का पदभार ग्रहण किया है।
और आज ही वह सीएमआर पहुंचे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की।